एक 29 साल की लड़की जो दुनिया में कुछ करना चाहती थी, एक 29 साल की लड़की जो अपने सपनों को उड़ान देना चाहती थी, वो दुनिया में अपना नाम बनाना चाहती थी। मगर वो एक ऐसे मुल्क में पैदा हुई जहां पर औरतों को कैद में रखा जाता है, एक ऐसे मुल्क में जहां पर औरतों के ऊपर काफ़ी सारी पाबंदियां हैं। मगर उस मुल्क में पैदा होने के बावजूद उस लड़की ने ज़िंदगी में कुछ करने की ठानी। उसने आसमान को छूने की जिद को पकड़ा और वो अपने सपनों की तलाश के लिए निकल पड़ी। मगर उस लड़की के साथ एक वारदात हुई, वारदात ऐसी कि जब उस लड़की की लाश को पुलिस ने देखा तो उसके जिस्म पर कोई भी कपड़ा मौजूद नहीं था। उसको इतनी दर्दनाक मौत दी जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान था। आज जुर्म, राज और हत्या में बात करेंगे एक्ट्रेस नायाब नदीम की मौत के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। 11 जुलाई 2021 दोपहर का वक्त था। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लाहौर पुलिस को एक कॉल आता है। कॉल करने वाला शख्स पुलिस को बताता है कि उसकी बहन के घर पर वो आया था और जब उसने दरवाज़ा खटखटाया तो किसी ने खोला नहीं, लेकिन जब घर के अंदर वो दाखिल हुआ तो देखा कि फर्श पर उसकी बहन की लाश पड़ी है, वो भी बिना कपड़ों के। पुलिस को जैसे ही ये बात पता चलती है तो पुलिस फ़ौरन मौका वारदात पे पहुंचती है। पुलिस पहुंचती है लाहौर के DHA यानी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के फेज़ 5 में नायाब नदीम के घर पर। जब पुलिस घर पहुंचती है तो पुलिस वहां पे देखती है कि जिस शख्स ने कॉल किया था वो शख्स वहां पे मौजूद है और शख्स का नाम था मोहम्मद नासिर। मोहम्मद नासिर जो था वो नायाब नदीम का सौतेला भाई था। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। FSL की टीम आई, पूरे मौका वारदात की तफ्तीश करी, छानबीन करी, अच्छे से पड़ताल करी गई तो पुलिस ने पाया कि वहाँ पर एक चाकू पड़ा हुआ था, एक ड्रग्स का थोड़ा सा हिस्सा पड़ा हुआ था किसी ड्रग का, और वहीं नायाब नदीम की लाश के बराबर में एक दुपट्टा भी पड़ा हुआ था। और लेकिन नायाब नदीम के जिस्म के ऊपर कोई कपड़ा मौजूद नहीं था, उसकी लाश बिल्कुल बिना कपड़ों की थी। पुलिस को पहली नज़र में लगा कि शायद ये मामला लूट और रेप का है। खैर, पुलिस ने अपनी तफ्तीश चालू रखी। पुलिस ने जो मोहम्मद नासिर था, जो कि नायाब नदीम का सौतेला भाई था, उससे पूछताछ हुई तो नासिर ने बताया कि वो दुबई गया हुआ था और जब वो वहाँ से लौटा तो उसने अपनी बहन को कॉल किया और उसकी बहन ने यानी कि नायाब ने 11 जुलाई को उससे दोपहर में मिलने के लिए घर पर बुलाया था। वो अपनी बहन से 11 जुलाई को जब घर मिलने पहुंचा तो उसने दरवाज़ा खटखटाया, बेल बजाई, लेकिन किसी ने दरवाज़ा खोला नहीं। वो काफ़ी देर तक घर के बाहर इंतज़ार करता रहा। उसने काफ़ी कॉल भी किए लेकिन कॉल का कोई जवाब नहीं दिया गया। वो वापस लौट ही रहा था ये सोच कर कि शायद घर पे नायाब है नहीं, लेकिन उसकी नज़र घर के बाहर खड़ी हुई नायाब की गाड़ी पर पड़ती है। वो देखता है कि गाड़ी तो वहीं खड़ी हुई है। नायाब कहीं भी जाती थी तो अपनी गाड़ी से ही जाती थी, लेकिन गाड़ी जो है वो अभी घर के बाहर ही है, तो मतलब नायाब घर के अंदर ही है। ये देखकर उसे थोड़ा सा शक हुआ। उसने पुलिस को बताया कि जैसे ही मुझे ये लगा कि नायाब घर के अंदर ही है और कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो तो मैंने घर के पिछले दरवाजे को धक्का देकर तोड़ा और मैं घर के अंदर दाखिल हो गया। जब मैं घर के अंदर गया तो मैंने देखा फर्श पर नायाब की लाश पड़ी हुई है, वो भी बिना कपड़ों के। ये देखने के बाद मैं डर गया। पहले मैंने नायाब की लाश को कपड़े से ढका और उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को नासिर की बात उस वक्त थोड़ी सही भी लगी कि हाँ, एक भाई ने घर के अंदर दाखिल हुआ जब इस तरीके संदिग्ध हालात लगे। बहरहाल पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तफ्तीश शुरू कर दी पुलिस ने। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि उसी इलाके में कुछ रोज़ पहले माहिरा नाम की एक लड़की की इसी तरीके से हत्या हुई थी। हत्या करने वाला जो शख्स थे उन लोगों ने इसी पैटर्न से माहिरा की भी हत्या करी थी। तो पुलिस को लगा कि शायद ये कोई लुटेरे हैं जो सीरियल किलिंग करते हैं उन महिलाओं के साथ जो अकेले रहती हैं। मगर जब पुलिस ने तफ्तीश करी तो पुलिस को CCTV फुटेज हाथ लगा। उस CCTV फुटेज में एक शख्स नायाब नदीम के घर के आसपास दिखाई दे रहा था, काफ़ी देर से टहलता हुआ। हालांकि वो तस्वीर साफ नहीं थी, चेहरा उसमें क्लियर नहीं पता चल रहा था कौन है। इतने में पुलिस के हाथों कुछ सबूत लग ही नहीं रहे थे, पता चल ही नहीं पा रहा था कि आखिर इस कत्ल के पीछे कौन है। मानो ये मामला एक जगह आकर रुक चुका था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था पुलिस को कि मामले को सुलझाएं कैसे। इतने में जो एक और हत्या हुई थी माहिरा की, वो केस सॉल्व हो जाता है। उस केस में पता चलता है कि माहिरा का जो कत्ल हुआ था वो उसके अपने किसी 2 दोस्तों ने किया था। पुलिस उनसे जब पूछताछ करती है नायाब नदीम की हत्या के बारे में तो वो दोनों साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं हमारे इस हत्या से कोई लेना देना है नहीं। अब यहाँ पर सीरियल किलिंग वाला जो मामला था कि लुटेरे आते हैं, अकेली रहने वाली महिलाओं का कत्ल कर देते हैं,
ये मामला यहाँ पे अब ख़त्म हो चुका था। तो पुलिस को पता चल गया था कि ये मामला सीरियल किलिंग का है नहीं। बहरहाल पुलिस तफ्तीश करती है तो पुलिस को पता चलता है नायाब नदीम के परिवार के बारे में। जब पुलिस ने पूछताछ करी तो पता चला कि नायाब नदीम के पिता ने 2 शादियां करी थी। पहली पत्नी को छोड़ने के बाद उन्होंने जो दूसरी शादी करी थी उससे उनको 2 लड़के हुए थे। एक बेटे का नाम था नासिर, जिसने पुलिस को फ़ोन किया था, और दूसरे बेटे का नाम था अहमद। और जो पहली महिला थी, जिससे जो पहली पत्नी थी नायाब के पिता की, उनसे सिर्फ नायाब ही इकलौती बेटी थी। बहरहाल पुलिस ने जब तफ्तीश करी तो इनके परिवार के बारे में भी पुलिस ने जानना शुरू किया और पुलिस को एक हैरान करने वाली और चौंकाने वाली बात पता चली कि नायाब नदीम का अपने सौतेले भाइयों से और पिता से उनकी बनती नहीं थी। दरअसल नायाब नदीम 1992 में उनका जन्म हुआ था। नायाब नदीम जब पैदा हुई तो शुरू से इसकी जो दिलचस्पी थी वो मूवी, सिनेमा, मॉडलिंग, इन सब में थी। नायाब नदीम अपनी दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी, वो आगे बढ़ना चाहती थी, वो मॉडलिंग की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहती थी, वो चाहती थी एक्ट्रेस बनना। इसीलिए उसने अपने पिता को, अपने परिवार को, अपने सौतेले भाइयों को जब ये बात बताई तो इन लोगों की सोच उस लेवल पे थी नहीं, क्योंकि ये मॉडलिंग को और एक्ट्रेस बनना, मूवी इंडस्ट्री में जाना, इन सबको बहुत गलत मानते थे, जिस वजह से उन्होंने नायाब को रोकने की कोशिश करी। उसके ऊपर पाबंदियां लगाई कि तुम काम ऐसे नहीं कर सकती हो, एक्ट्रेस नहीं बन सकती, मॉडलिंग नहीं कर सकती। लेकिन नायाब नदीम के सपने बहुत ऊपर उड़ने के थे, इसलिए उसने अपने पिता का घर छोड़कर DHA यानी कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के फेज़ 5 में एक घर ले लिया और अकेले उस घर में रहने लगी और मॉडलिंग की दुनिया में अपना काम करना इन्होंने शुरू किया। कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट्स भी इन्हें मिले, कुछ एक्टिंग करने के प्रोजेक्ट भी मिले। लेकिन इन सब के बीच जो परिवार वाले थे नायाब के, उन्हें मॉडलिंग की दुनिया में अपनी बहन का नाम बनाना पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें डर था कि लोग उनके ख़ानदान के ऊपर उंगली उठाएंगे, बदनामी होगी। इसी डर की वजह से आए दिन भाइयों से अपनी बहन का, सौतेली बहन का झगड़ा होता रहता था। भाई समझाने की कोशिश करते लेकिन बहन नहीं मानती। बहन जो बोलती उसको भाई यकीन नहीं करते, उस पर वो मानने को तैयार नहीं थे। वो चाहते नहीं थे कि बहन मॉडलिंग करे। इसी वजह से नायाब नदीम ने अपने भाइयों से, सौतेले भाइयों से और अपने पिता से मिलना जुलना काफ़ी कम कर दिया। त्यौहार पर भी बहुत कम ही से मिलना जुलना होया करता था। कभी कभार किसी शादी में या कोई फंक्शन होता तो ये लोग मिल लिया करते, वरना वहाँ भी ये लोग एक दूसरे से मिला कम ही करते थे। बहरहाल अब पुलिस ने, जब ये बात पुलिस को पता चली कि भाइयों से नायाब की बनती नहीं थी, तो पुलिस को थोड़ा सा यहाँ पे शक हुआ। इसके बाद पुलिस ने जिस शख्स ने कॉल किया था, यानी कि मोहम्मद नासिर ने, जिसने पुलिस को बताया था इस पूरे हत्याकांड के बारे में, पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए थाने बुलाती है और इसके बाद उसे हिरासत में लेकर उससे पुलिस अच्छे से तफ्तीश करती है, पूछताछ करती है। शुरुआती वक्त में जैसे कि आमतौर पर होता है कि जो भी कातिल होता है, जो भी अपराधी होता है, पुलिस को बरगलाता है, इधर उधर की बात करता है, घुमाने की कोशिश करता है, जुर्म कबूल नहीं करता। सेम यही चीज़ नायाब नदीम के भाई नासिर ने भी करी। उसने पुलिस को एक झूठी कहानी बताई कि मैं घर के अंदर आया, इस तरीके से हुआ, घर नहीं खुल रहा, दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, मैंने धक्का देके तोड़ा, फिर घर के अंदर गया, कुछ समझ में नहीं आया, बहन की लाश देखी, आपको फ़ोन किया। वही कहानी जो उसने पहले पुलिस को बताई थी, वही बात वो पुलिस को फिर से बताता है। लेकिन पुलिस इस बार सख्ती से पूछताछ करती है, उसे तोड़ने की कोशिश करती है, उसके मन के अंदर से सच्चाई निकालने की पुलिस कोशिश करती है। थोड़ा सा पुलिस उसको डराती भी है, धमकाती भी है और आखिरकार नासिर जो है पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है और जो कहानी पुलिस को बताता है वो सुनने के बाद पुलिस वाले भी अपना माथा पकड़ लेते हैं। दरअसल नासिर ने पुलिस को बताया कि 11 जुलाई 2021 के दिन दोपहर के वक्त वो नायाब से मिलने पहुंचा दुबई से आने के बाद। असल में नासिर जो था वो अपने परिवार के साथ दुबई छुट्टियां मनाने गया हुआ था। जब वहाँ से वापस लौटा तो उसने नायाब को कॉल किया और मिलने के लिए उससे बोला। तो नायाब ने कहा कि ठीक है, 11 तारीख को तुम दोपहर के वक्त आ जाना। जैसे ही नासिर घर पहुंचता है तो अपनी बहन से मिलता है। बहन दरवाज़ा खोलती है, घर के अंदर नासिर दाखिल होता है, बैठते हैं दोनों भाई बहन, बातें होती हैं इधर उधर की। इतने में नासिर नायाब को बताता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारा कई मर्दों के साथ अवैध संबंध है। जब ये बात सौतेला भाई नायाब से बोलता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। उसका खून खौल उठता है कि मेरा सगा भाई मेरे बारे में ऐसी बातें सोचता है। इस बात को लेकर दोनों भाई बहन के बीच में काफ़ी झगड़ा होता है। झगड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। इतने में मौका देखकर नासिर क्या करता है, नायाब के खाने में नशे की दवा मिला देता है। जैसे वो दवा नशे की नायाब के जिस्म में दाखिल होती है, खाने के दौरान नायाब बेहोश हो जाती है
और बेहोशी की हालत में नासिर नायाब के दुपट्टे से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। और उसके कत्ल के बाद एक लूट का माहौल दिखाने के लिए और बचने के लिए पुलिस के चुंगल से वो एक प्लान बनाता है। वो क्या करता है कि पहले अपनी बहन नायाब नदीम के कपड़े उतार कर उसके जिस्म को नंगा करता है और फिर घर की बाथरूम की जो खिड़की होती है उसे तोड़ देता है ताकि ये लगे कि लुटेरे घर के अंदर बाथरूम की खिड़की से दाखिल हुए। इसके बाद वो घर को लॉक करता है और बाहर जाके पुलिस को फ़ोन कर देता है। लेकिन जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश कर रही थी तो पुलिस को एक और चीज़ पता चली थी। दरअसल पुलिस ने जब नासिर के फ़ोन की लोकेशन पता करी तो जिस वक्त उसने पुलिस को फ़ोन किया था उससे काफ़ी देर पहले की जो लोकेशन थी वो उसकी नायाब के घर के आसपास की ही दिखा रही थी। मतलब पुलिस को यहाँ से शक हो गया था कि नासिर जो है वो पुलिस को झूठ बोल रहा है, जिस वजह से पुलिस ने नासिर को कब्जे में लेकर जब पूछताछ करी और फिर उसके बाद उसी को मेन इसमें अक्यूज बना के पुलिस ने उसको मेन आरोपी बना के पूछताछ करी तो सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई। और उसने बताया कि किस तरीके से उसने नायाब का पहले कत्ल किया, कत्ल करने के बाद उसके कपड़े उतारे, घर के अंदर सामान बिखेरा इधर उधर, खिड़की तोड़ी, घर को लॉक किया और बाहर जाकर पुलिस को फ़ोन किया और ये कहानी सुनाई। अब आपको मैं एक हैरान करने वाला आंकड़ा बताता हूँ जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान के हालात कितने बुरे हैं इस वक्त। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताऊं कि दुनिया भर में हर साल 5000 ऑनर किलिंग होती है। इनमें से लगभग 20% मामले भारत में होते हैं। ऑनर किलिंग के मामले में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा ख़राब है। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग के अगर आंकड़ों की बात करें तो अकेले 2021 में, यानी कि जिस साल नायाब नदीम का कत्ल हुआ उस साल ही ऐसी 450 से ज़्यादा घटनाएं दर्ज की गई थीं। पाकिस्तान में 2004 से 2016 के बीच 15,222 कत्ल हुए, यानी हर साल 1,170 और हर हफ्ते 22 हत्याएं हो रही हैं वहाँ पे ऑनर किलिंग की। यह आंकड़ा दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसे रोकने में की काफ़ी कोशिश भी की गई, लेकिन तमाम कोशिशों को बाद भी पाकिस्तान के अंदर हालात सुधरे नहीं हैं। साल 2016 में पाकिस्तान के एक मशहूर मॉडल थी इन्फ्लुएंसर कंदील बलोच की भी हत्या उसी के भाई ने करी थी। और जिस तरीके से हत्या हुई थी उसके बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान में महिलाओं की हालत को लेकर, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर बात हुई थी। इसके बाद पाकिस्तान में काफ़ी सख्त कानून भी बने थे, यहाँ तक कि ऑनर किलिंग के मामले में सजाए मौत तक का प्रावधान बनाया गया था। लेकिन पाकिस्तान के कट्टरपंथी लोगों की वजह से, पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथी लोगों की विचारधारा की वजह से ये कानून कभी भी असलियत में अमल में नहीं आ पाया। और आज भी पाकिस्तान के अंदर महिलाओं की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। कुछ महिलाएं हैं जो बहुत खुशकिस्मत हैं, जिन्हें अपने सपनों को जीने का मौका मिलता है वहाँ पे, लेकिन कुछ महिलाएं आज भी वहाँ पर दर दर की ठोकरें खा रही हैं। उन्हें कैद में रखा जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, समाज और मज़हब के नाम पे बरगलाकर उनके साथ ज़्यादतियाँ की जाती हैं। एक एग्ज़ाम्पल आपको दूँ तो आपको सीमा हैदर याद होगी। सीमा हैदर जब पाकिस्तान से आई थी तो उन्होंने वहाँ की कहानी बताई थी कि औरतों को किस तरीके से उन औरतों को किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था वहाँ पे। सीमा हैदर ने बताया था कि उनका जो पति है गुलाम हैदर, वो किस तरीके से उनके साथ मारपीट करता था। ये सारी चीज़ें उन्होंने खुल के कैमरा के सामने भी बोली थी। और ये कोई पहला किस्सा नहीं है, इस तरह के कई किस्से दुनिया के सामने आ चुके हैं जब महिलाओं के साथ पाकिस्तान में ऐसी बेरहमी हुई है। चाहे वो नादिर नदीम की बात हो या फिर नायाब नदीम की बात हो या फिर कंदील बलोच की बात हो या फिर सीमा हैदर का भी केस सामने आया था। इस तरीके की कई ऐसी वारदात हुई जिनमें लड़कियों के साथ होने वाले जुर्म और ज़्यादतियों की कहानी दुनिया के सामने आई। नायाब नदीम की स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है? जिस तरीके से भाई ने कत्ल किया, उसके बाद घर के अंदर दाखिल हुआ, सोचिए अपनी बहन की लाश के कपड़े उसने उतारे ताकि वो बच सके। यहाँ पे उसके दिमाग में इज्जत का ख्याल नहीं आया, गैरत का ख्याल नहीं आया। सोचिए जो लड़की सपनों को जीना चाहती थी, आसमान को छूना चाहती थी, अपना नाम दुनिया के सामने बनाना चाहती थी, उसको उसके ही भाई ने कफन के अंदर लिपटने के लिए मजबूर कर दिया और उसको 2 गज ज़मीन के नीचे दफना दिया। ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसकी इज्जत, उसकी आबरू, उसके सपनों तक को पैरों तले, कदमों तले ऐसा रौंदा कि वो कब्र के अंदर जाकर दफन हो गए। इस पूरी कहानी के ऊपर, इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।